नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन समाजशास्त्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ये लेक्चर दो पार्ट में बनाया जाएगा। दूसरे एक लेक्चर छोटा लेक्चर होगा जिसमें हम सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न आएंगे 30 उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने जो है प्रश्नों का ये पूरा पाठ्यक्रम है। पहले इसमें मित्रों पूछे जाएंगे 100 सवाल और 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में 100 सवाल पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर के होंगे, जिसमें 70 सवाल जो होंगे वो होंगे समाजशास्त्र के और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। यानी कि 140 नंबर आपको जो है समाजशास्त्र में और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ में, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान है ना, स्वतंत्रता संघर्ष, समसामयिक घटनाएं, खेल कूद इत्यादि से पूछे जाते हैं। तो ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 60 नंबर के हो जाएंगे। तो 200 नंबर का ये जो है प्रारंभिक परीक्षा है और उसके बाद 30 नंबर का इसमें इंटरव्यू है मित्रों। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोग्राम है ये 230 नंबरों का है। अब हम पाठ्यक्रम पर बात करते हैं कि इस हमारे पाठ्यक्रम में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट। इसका नाम है मूल समाजशास्त्री अवधारणाएं, यानी समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, यानी समाजशास्त्र के बेसिक में क्या चीजें शामिल है। तो पहला यूनिट में कहा गया है समाजशास्त्र का उद्भव, प्रकृति। ये 2 बातें कही गई कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, है ना, उसकी प्रकृति कैसी है, ये सब चीज़ें, और इसका क्षेत्र कैसे हैं, ये सब चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। दूसरा है संस्थाएं। तो संस्थाएं एक से अधिक हैं, जैसे संस्थाएं औपचारिक भी होती हैं, अनौपचारिक भी होती हैं, है ना, तो इनको इसमें पढ़ना है। फिर समिति के बारे में जानना है कि समिति क्या किसे कहते हैं। तो सामान्य तौर पर समिति से आशय आपको पता है कि समिति जो है ऐच्छिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है और इसके साथ साथ इससे संबंधित विभिन्न चिंतकों की राय जो है वो भी पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है समुदाय। जैसे गांव है, एक समुदाय है, तो कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि कौन कौन सी चीजें समुदाय हैं या नहीं हैं, या अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से पूछेगा, बोगार्डस है ना, मैकॉरन पेज इत्यादि के संदर्भ में, तो वो वहां से इसको कवर किया जाएगा। फिर अगला है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह के बारे में भी होमन से लेकर जो है कई थिंकर्स की राय उसमें पूछते हैं, उसमें उनकी बुक्स भी पूछते हैं, सिद्धांत पूछ लेते हैं, परिभाषा पूछ लेते हैं, ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं, उसकी विशेषताएं और कैसे वो प्रकार मतलब उस जो है मतलब का है, कैसे वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, उसके बारे में जानते हैं। फिर ये समाज एक टॉपिक भी दिया हुआ है, समाज। तो समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये सबको रटा हुआ है। लेकिन उसमें जब प्रश्न पूछते हैं तो तमाम विभिन्न थिंकर्स के कोट्स, डेफिनेशंस, उनकी बुक्स, ऑथर की, ये सब चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं वो लोग। फिर प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित जो है प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तुति का मतलब है स्टेटस, ये स्टेटस होता है इसका मतलब। और ये प्रस्तुति 2 प्रकार की होती है, सभी को पता है, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति, है ना। तो ये प्रदत्त प्रस्तुति, जन्म मूलक, अर्जित प्रस्तुति व्यक्ति अपनी मेहनत से जो अचीव करता है, ये सब चीज़ें इसमें जानना है। अलग अलग थिंकर्स की राय जाननी है, लिंटन की, है ना, ये सब लोग जाने। फिर भूमिका, भूमिका के बारे में जानना है कि भूमिका क्या है, भूमिका द्वंद्व का क्या है, भूमिका रुग्णता क्या है, इत्यादि चीजें। तो सब अब मैं थोड़ी सी और बात कर लेना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड, जो ये सिलेबस देते हैं, सिलेबस में उन्होंने सिर्फ भूमिका लिख दिया। भूमिका से आशय यह है कि आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में जानना होता है। ये सिर्फ भूमिका किसे कहते हैं ये जानकर काम नहीं चलेगा। कम से कम 20 प्रकार के आइडियाज़, 20 प्रकार के डेफिनेशंस, 20 प्रकार की थेरीज हैं, बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यदि किसी 1 साल का पेपर, पीछे का पेपर देखा जाए तो आइडिया लग जाएगा। फिर अगला सामाजिक प्रतिमान क्या है,
नॉर्म्स एंड वैल्यूज, है ना, ये पूछे जाते हैं कि समाज में जो एक सामाजिक व्यवस्था कायम है वो मूल्यों और जो है प्रतिमानों के कारण है। क्योंकि परिवार में ही हमारा सबसे पहले समाजीकरण प्रारंभ होता है, तो और यह समाज की पहली इकाई है परिवार, तो उसके अनुसार वो प्रतिमान और मूल्य व्यक्ति समाज के अंतर्गत सीखता है, परिवार के अंतर्गत सीखता है। दूसरी यूनिट है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। अब इसमें सहयोग है, सहयोग से जो है सहयोग के बिना समाज संचालित नहीं हो सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता। संघर्ष है, सहयोग और संघर्ष समाज के लिए अनिवार्य तत्व है। चाहे इमाइल दरखाइम हो, इमाइल दरखाइम तो कहते ही हैं कि समाज में किसी भी प्रकार की जो व्याधि की जो घटनाएं हैं उनकी घटी या बढ़ी दर ही घातक होती, अन्यथा सब चीज़ें जो है सामान्य है। वहीं मार्क्स की थ्योरी कुछ अलग है। मार्क्स संघर्ष को ही तो क्लास फॉर इटसेल्फ का आधार बताते हैं कि वो क्लास फॉर इटसेल्फ होगा, मजदूर अपने आप में चेतना में आएगा तब संघर्ष करेगा और समाजवाद आएगा। प्रतिस्पर्धा, वेबर जैसे समाजशास्त्री प्रतिस्पर्धा को समाज के लिए अनिवार्य बताते हैं, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष तक कहने की कोशिश करते हैं। वहीं कोजर जैसे लोग वो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघ जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं सामाजिक एकता भी पैदा करता है। फिर प्रसार है, डिफ्यूजन। प्रसार में क्या चीज़ें आएंगी? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का जो आदान प्रदान है आज के ग्लोबलाइजेशन के एज में और उससे पहले भी। फिर सात्वीकरण, सात्वीकरण टॉपिक है। इसका आशय क्या है? सात्वीकरण से आशय है कि जो चीज़ें हम स्वीकार कर लेते हैं किसी दूसरे धर्म से, किसी दूसरे क्षेत्र से, किसी दूसरे समाज से, किसी दूसरी सभ्यता से एसिमिलेट करना, स्वीकार कर लेना। फिर असंस्कृतिकरण, इसको मैंने संस्कृति संकरण में भी लिखा है। इसका आशय क्या होता है कि जो एकल्चराइज चीज़ें हो जाती, जिनको जो है ठीक तरीके से स्पष्टता नहीं होती, ठीक तरीके से उनको हम सीख नहीं पाते, लेकिन मतलब आधे स्वरूप में ही सीखे रहते हैं, ठीक उसी तरीके से आप जो है असंस्कृतिकरण को समझ सकते हैं। फिर समाजीकरण आया। समाजीकरण मित्रों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक यह निरंतर कायम है और ये सभी के लिए समान रूप से है। हम लोगों को लाइफ में अलग अलग प्रकार के हर दिन एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। ये सब कुछ समाजीकरण का अंग है। अगले तीसरी यूनिट में कहा गया है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, यानी कि क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल थिंकर कहने का क्या आशय है कि परंपरागत चिंतक जिन्होंने मूल अवधारणाएं विकसित करी हैं, जैसे उद्विकासवाद में उद्विकासवादी बहुत से चिंतक हैं, स्पेंसर हैं, है ना, काम्टे हैं इत्यादि हैं। तो ये सब लोग उद्विकासवादी चिंतक हैं। वहीं संरचनावादी चिंतकों में यदि आए तो लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे, नडेल हो जाएंगे। संरचनात्मक प्रकारवादियों में अगर आगे बढ़ें तो आपको जो है एम एन श्रीनिवास भी मिलेंगे। प्रकारवादी चिंतकों में इमाइल दरखाइम, आगस्ट काम्टे, रॉबर्ट किंग मर्टन, टॉलकॉट पार्सन्स इत्यादि चिंतक दिखेंगे। जबकि अंतः क्रियावादी चिंतकों में यदि हम देखें तो अंतः क्रियावादी चिंतकों में हमें देखेंगे मैक्स वेबर, चार्ल्स हर्बर्ट कूले, मीड, ब्लूमर, गारफिंकल इत्यादि चिंतक। और संघर्षवादी चिंतकों में इसके फाउंडिंग फादर हैं मार्क्स। अब इसमें कार्ल मार्क्स परंपरागत शास्त्रीय चिंतक हैं और उसके बाद अगर 9 जो है मार्क्सवादी चिंतकों की बात करिए तो कोजर, कॉलिंस, डेरेनडार्फ, है ना, और जितने भी जो है एडोर्नो, होर्खोइमेर, है ना, फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय से जुड़े जो चिंतक हैं वो सारे थिंकर्स इस श्रेणी में आते हैं। अगले चौथे यूनिट में कहा गया है कि समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत। समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में बात करेंगे मित्रों, यानी कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थेरीज। इसमें प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, गारफिंकल, सुर्ज, गॉफमैन, है ना, ये सब लोग इन जो है थेरीज में पढ़ा जाता है इनको। ये कहीं ना कहीं अंतः क्रियावादी जो चिंतन है उसी का एक जो है संशोधित परिक्रम है, आगे की बात। फिर उसी तरह से 9 प्रकार्यवाद। ये प्रकार्यवाद के आगे क्या जो है स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें पढ़ा जाता है जाफरी अलेक्जेंडर को, वैसे 9 संरचनावादी चिंतकों में और
चिंतकों को पढ़ा जाता है। ये स्ट्रक्चर थ्योरी से और आगे की बात है। जैसे इसमें अगर फूकोल्ट, नीत्शे, है ना, देरिदा, ये लोग इस पे आकर काम करते हैं, जो पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नव मार्क्सवाद के बारे में जैसा मैंने बता दिया था पहले कि नव मार्क्सवाद में कोजर, कॉलिंस, डेरेनडार्फ, है ना, ये सब लोग आएंगे। फिर उत्तराधुनिकतावादी चिंतकों में, उत्तराधुनिकता में गिडिंग्स इत्यादि थिंकर्स शामिल हैं। फिर विनिमय सिद्धांत। विनिमय सिद्धांत में तो ये होमन्स का है। विनिमय सिद्धांत, होमन्स, विनिमय एक्सचेंज थ्योरी के बारे में वहां पर बताया गया है। यहाँ पर जो है और एंशंट इंडिया से या एंशंट कल्चरल सिविलाइजेशन से, इंडिया शब्द नहीं बोलना चाहिए, एंशंट कल्चरल सिविलाइजेशन से मॉडर्न सिविलाइजेशन तक जो एक एक्सचेंज थ्योरी रही है उसके बारे में एक थ्योरेटिकल जो है व्याख्या की गई है। यहाँ भी 5वीं यूनिट में जो है अनुसंधान पद्धति को रखा गया है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है अनुसंधान पद्धति शास्त्र में वो है सामाजिक शोध, कि सोशल रिसर्च क्या है। देखो मेरे हिसाब से तो ये जो यूनिट है इसको नंबर 2 पर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाजशास्त्र का स्टूडेंट वो ये कैसे जानेगा कि हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं, जो नवीन अवधारणाएं पढ़ते हैं, जो परंपरागत अवधारणाओं की अप्रासंगिकता जानेंगे, तो उनको हम शोध के बिना या उनकी कैसी टेक्निक्स होती हैं, कैसा उनका जो है हाइपोथेसिस होता है, कैसा शोध प्रारूप होता है, कैसे उनकी सैम्पलिंग होती है, कैसे जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, यदि वो पहले से नहीं जानता तो ठीक तरीके से समाजशास्त्र को नहीं जानेगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं गौड़ रूप में समाजशास्त्र को जान पाता है। तो इसलिए ये सारी जो मतलब कंसेप्ट लिखे हुए हैं इनके बारे में बहुत ठीक से जानना जरूरी है। सामाजिक शोध, ठीक है, ये जरूरी है। समाजशास्त्र में जैसे कोई भी सामाजिक घटना घटती है तो वो उसका कारण क्या है और उसका परिणाम जो निकल कर आता है उसको हम जान पाते हैं, तब हम उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। हाँ, ये एक अपना कला का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, वो डिबेट की बात है, लेकिन यहाँ पर हम इसको देखेंगे। फिर उसके अर्थ क्या है। अब यहाँ पर सेल्टिन, जहोदा ने क्या कहा, इत्यादि लोगों ने क्या कहा, वो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, समाजशास्त्र के अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण है, वो होते क्या हैं। सामाजिक सर्वेक्षण भाई जैसे मान लो किसी भी चीज़ का प्रचार करना हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक तरीके से पॉलिटिकल मामले को ठीक तरीके से अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस को समझनी हो, तभी वो सोशल सर्वे करवाते हैं। किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर उसको अपना बेचना है तो पहले वो सोशल सर्वे करवाता है। एक तरीके से प्री पोल की सिचुएशन जैसी होती है, जहाँ पर लोग अपनी राय रखते हैं, तो उसी तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, या उसी तरीके से राजनेता मुद्दों को उठाते हैं। फिर है विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी, और दूसरा है वस्तुनिष्ठता। ये क्या है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि व्यक्तिगत स्तर पर किसी शोध में जो है जाना, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि निष्पक्षता से शोध पर ध्यान देना, ठीक है। यानी कि मेरी जाति, धर्म, गुण, क्षेत्र इत्यादि क्या है, उससे मुझे मेरे रिसर्च से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी ये चाहिए। फिर शोध प्रारूप यानी रिसर्च डिजाइन। जब कोई शोधकर्ता शोध प्रारूप बनाता है, जब कोई किसी विषय पर शोध करता है तो उसे रिसर्च जो है डिजाइन बनाना पड़ता है कि वो जो शोध करेगा उसका पूरा प्रारूप क्या है, अथवा यदि वो शोध प्रारूप नहीं बनाता तो उसका शोध जो है वो जो है एक तरीके से अपनी दिशा भटक जाता है। तो इसलिए उसका जो है एक प्रॉपर दिशा का होना बहुत जरूरी है। फिर उपकल्पना, हाइपोथेसिस का होना बहुत जरूरी है। हाइपोथेसिस का मतलब है एक तरीके से अनुमान लगाना। फिर इसकी जो अन्य व्याख्याएं हैं वो आगे की जाएंगी। इस लेक्चर में सर मैं सिलेबस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का आशय होता है मित्रों, जैसे ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक ये बाउल है, उसमें चावल पकाने के लिए रखे गए हैं, और उसमें से कुछ चावल कोई निकाले, मान लो 5 चावल निकाले और उनको चेक कर ले कि वो पके हैं या नहीं, तो उसको आप समझ सकते हैं कि जो है उसके आधार पर वो हाँ बता दे कि संपूर्ण चावल पक चुके हैं
यदि वो चावल पके हैं तो, या नहीं पके तो कहेगा नहीं पके। तो इस तरह से सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग शोध का एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप कम समय में ज़्यादा बड़ी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि समाज में किस वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं सब तक पहुंचना, सब तक जानकारी पाना संभव नहीं है, क्योंकि समय, धन और ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगला, तथ्य संकलन की विधियां, डाटा कलेक्शन की कौन सी मेथड यूज की जा रही है, क्वालिटेटिव मेथड यूज किया जा रहा है कि क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया जा रहा है, यानी कि तथ्य जो संकलित किए जा रहे हैं उनकी गुणात्मक, उनकी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि उनकी क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा है। ये इस बात से निर्धारित होता है कि शोध का उद्देश्य क्या है। फिर सांख्यिकी के मूल सिद्धांत, वही केंद्रीय प्रवृत्त की मापे जिसमें समांतर माध्यम माध्यिका बहुलक और सह संबंध आते हैं, इनको जो है जाना जाता है, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई मैथमेटिकल फार्मूले के प्रश्न नहीं पूछते, ये लोग पूछते हैं थियरीज को, जहां तक अभी चलन रहा है। अगला, छठी यूनिट में कहा जा रहा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ये बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसमें भी सिद्धांत, कैसे कैसे सिद्धांत हैं उनको जानना है, अभी बताते हैं। प्रकार क्या है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार क्या है, अवधारणाएं बहुत पूछते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन के बहुत से प्रकारवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, अंतः क्रियावादी सिद्धांत है ना, उपाश्रित उपागम है जिन्हें दलितवादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, वो इस तरीके के प्रकार, महिलावादी जो है चेंजेस के सिद्धांत हैं। साथ ही पर्यावरणीय सिद्धांत हैं, काफ़ी सिद्धांत हैं, जलवायुवाद सिद्धांत हैं, बहुत से प्रकार के सिद्धांत हैं। फिर विकास के क्या है, प्रगति क्या है, रूपांतरण क्या है, सामाजिक आंदोलन। अब यहाँ सामाजिक आंदोलन में कई थिंकर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, सामाजिक आंदोलनों के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, सामाजिक आंदोलन से जुड़े जो थिंकर्स अपनी राय प्रस्तुत करते हैं उनसे रिलेटेड बुक्स पूछ ली जाती हैं, ये है। और इनमें विकास में, प्रगति में और रूपांतरण में भी ठीक इसी तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी में भी कंटिन्यू है प्रक्रियाएं। औद्योगिकरण क्या है, तो औद्योगिकरण से रिलेटेड आमतौर पर कथन कारण से प्रश्न पूछ लेते हैं कि औद्योगिकरण कितना % है, नगरों का स्वरूप कैसा बन गया है ना, ये सब चीज़ें, मेट्रो सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, कभी कभी तो सेंसस का डेटा उठाकर रख के पूछ लेते हैं, इनके प्रभाव क्या है, समाजशास्त्रियों की राय क्या है ना, ये सब चीज़ें। ठीक, पश्चिमीकरण के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन पर MN श्रीनिवास का एक जरूरी काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसके बारे में पूछते हैं। और उससे जुड़े अन्य थिंकर्स की राय भी पूछने की कोशिश करते हैं, जैसे योगेंद्र सिंह इत्यादि। फिर नगरीकरण पर आते हैं। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन में रॉबर्ट ई पार्क से लेकर मम्फोर्ड से लेकर तमाम समाजशास्त्रियों की उनकी बुक्स, उनके आइडियाज़, नगरीकरण के जो चैलेंजेस हैं, नगरीकरण का नया जो मॉडल होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं और वो चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैकलुहान के आइडिया से लेकर ग्लोबल विलेज और इवन जो है ग्लोकल विलेज तक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनमें समीर अमीन वगैरह का क्या योगदान है, इसके इम्पैक्ट क्या है ना, ये सब पूछा जाता है। मित्रों, 7वीं यूनिट में हम लोग पहुंच चुके हैं। 7वीं यूनिट में भारतीय समाज से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे भारतीय समाज में अवधारणा, परिप्रेक्ष्य और प्रक्रियाएं। अवधारणा पर आते हैं। इसके अंतर्गत पहली अवधारणा है वर्ग। तो वर्ग क्या है, वर्ग तो बेसिकली अगर मार्क्स शब्दों में कहा जाए तो जिसका मोड ऑफ प्रोडक्शन पर अधिकार है वही वो जो है उच्च वर्ग है, जिसे वो बुद्रौजी कहता है, और जिसका नहीं हो प्रोलेटेरियत है, यानी सर्वहारा है। हैव्स नॉट भी यूज करते हैं, है ना, तो यानी उनको जो पूंजीपति, सरल भाषा में पूंजीपति। और फिर जाति, तो जाति पर बहुत से सिद्धांत है, व्यावसायिक सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत है ना, और प्रजाति सिद्धांत है, बहुत से सिद्धांत हैं जाति व्यवस्था पर। और जाति व्यवस्था में डिटेल में क्वेश्चन, थिंकर, बुक्स, कोटेशंस, है ना, ये सब विशेषताएं, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर नातेदारी में, नातेदारी का स्वरूप कैसा है ना, इससे जुड़े जो थिंकर्स हैं जैसे इरावती कर्वे, है ना, इत्यादि जो समाजशास्त्री हैं उनकी राय यहाँ पर पूछी जाती है। विवाह, तो किनशिप फैमिली मैरिज इन इंडिया, ऐसी बुक्स पूछी जाती हैं।
परिवार पर जो है अलग अलग जो है प्रकार के परिवार संयुक्त परिवार है कि एकाकी परिवार है, पितृसत्तात्मक है कि मातृ सत्तात्मक है, मातुल्य है कि किस प्रकार का परिवार है। बहुत से प्रकार के परिवारों के बारे में राय पूछते हैं, स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, है ना, अलग अलग। फिर धर्म से जुड़े, तो धर्म को जब पूछते हैं तो इसके उत्पत्ति से पूछते हैं, जैसे टोटम, प्रकृति, मानववाद का सिद्धांत, है ना, आधुनिक जो चीज़ें हैं, दरखाइम वगैरह के बारे में यहाँ पर पूछते हैं, चूँकि दरखाइम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैक्स वेबर के बारे में पूछते हैं, मैक्स वेबर की पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें मैक्स वेबर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो संस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है। जैसे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के एम एन श्रीनिवास ने जो है कंसेप्ट दिया है, तो इस पे पूछते हैं कि एम एन श्रीनिवास क्या है। कल संस्कृतिकरण इज टू वे प्रोसेस। वेस्टर्नाइजेशन क्या है, जब हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को सीखते हैं, जिसमें एम एन श्रीनिवास कहते हैं पिछले 150 सालों का जो इतिहास है वो एक डेफिनेशन देते हैं, है ना, उस पर डिटेल में बात की जाएगी। फिर वैश्वीकरण के मैक्स लुहान की जो कंसेप्ट पर पूछते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसके इफेक्ट क्या हैं, इससे कैसे चीज़ें लेकर आता है ना, इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह ज़्यादा पूछते हैं। और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म क्या है, तो सेकुलरिज्म का आइडिया संविधान से जुड़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि कौन से अनुच्छेद में ये बातें हैं, संविधान में कहाँ इसकी बात कही गई, ये होता क्या है, कंसेप्ट वगैरह। और कुछ थिंकर्स अगर कोई बुक लिखता है समाजशास्त्री लहजे में तो उसको पूछते हैं। फिर परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें जैसे पहला है वैचारिकी, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में पहला है कि वैचारिकी क्या है, इसको जो है पूछने की कोशिश करते हैं। फिर उपाश्रय उपागम, अभी इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। उपाश्रय उपागम, संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। तो आइडियोलॉजी से जो जुड़े प्रश्न होते हैं कि किस आइडियोलॉजी से जो है किसी जो है घटना को देखा जा रहा है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जैसे उपाश्रित उपागम है, उपाश्रय उपागम मतलब इसमें मार्क्सवादी है कि जो है प्रकारवादी है कि अंतःक्रियावादी, ये वो सब चीजें हैं। फिर जैसे उपाश्रय उपागम लिखा है, उपाश्रय उपागम का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे सब अल्टर्न अप्रोच। ये अप्रोच ब्रिटिश मतलब एक तरीके से मिलिट्री में शुरू हुई थी और इसको सरल भाषा में दलितवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। उद्देश्य इसका यह है कि जो दलित हैं वो अपनी बात कैसे उठाते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। फिर संरचनात्मक प्रकारवादी में तो इसमें जो थिंकर्स आते हैं वो आपको अगर भारतीय चिंतकों की बात करें तो जो है मिलेंगे श्रीनिवास, और अगर और चिंतकों की बात करें तो डुइमा मिलेंगे, लुई डुइमा जो जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। वही अन्य चिंतकों की बात करें तो नडेल मिलेंगे, लेविस स्ट्रॉस मिलेंगे, है ना, ये सब लोग इस आइडिया के बारे में बात करते हैं। फिर सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य आता है मित्रों। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में एन के बोस और सुरजीत सिन्हा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन लोगों की क्या जो है राय है। आगे 8वीं यूनिट पर आ गए हम लोग बात करते करते। इसमें है समकालिक मुद्दे या समस्याएं, जैसे लिंग और जाति विभेद। तो जेंडर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जेंडर किसे कहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। जो जाति विभेद, भारतीय समाज में जो जाति विभेद की एक स्थिति रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था काम करती है और जाति एक भारत की एक तरीके से गहरी सच्चाई है जो समाजशास्त्री जगत में बहुत जो है अध्ययन का मतलब विषय रहा है। तो इस विभेद का कारण क्या है, इस विभेद से जुड़े जो बुक्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, है ना, गवर्नमेंट जो उनको ख़त्म करने के कानून बनाए हैं, वो सब जानने जाएंगे। और फिर है परिवार विभेद। परिवार विभेद की कैसे जॉइंट फैमिली से
न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी हैं, एकाकी परिवार बन गए हैं, परिवारों में जो कैसे टूटन है, तो उसके बहुत से कारण हैं, शिक्षा, माइग्रेशन, पैसा, आर्थिक कारण, है ना, ये सब चीज़ें। श्वेत वसन अपराध, व्हाइट कलर क्राइम, ये सदरलैंड का जो है आइडिया है, व्हाइट कलर क्राइम, हिंदी में श्वेत वसन अपराध, है ना। तो यानी कि जो ए ग्रेड के ऑफिसर हैं, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हैं, वो किस प्रकार से अपराध करते हैं, बिना किसी की हत्या किए बड़े से बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं, उन्हें कहा जाता है श्वेत वसन अपराध। फिर अपराध क्या है ना, तो जैसे क्लिनार्ड जो है, उसके बाद इत्यादि जो चिंतक हैं उनके इस पर राय हैं, सदरलैंड की, है ना, सेठना की, इत्यादि जो चिंतक हैं उनके बारे में यहाँ इसमें जाना जाएगा। फिर नशाखोरी जो सामाजिक समस्या है, इसे कैसे निपटा जाए, सरकार के कैसे कदम हैं, नशाखोरी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के अल्कोहलिक होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें, उसको जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वो कैसे काम करते हैं। और फिर अगला है पर्यावरणीय अपकर्ष, कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था वहाँ से लेकर आज तक, जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो इफेक्ट हैं, ओजोन परत को जो संकट है, उससे जुड़े जो है कुछ नए प्रश्न भी हो सकते हैं, जिनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। फिर सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता के बारे में जो है काफ़ी प्रश्न होंगे। इसमें टीके उमन की राय, है ना, बिपिन चंद्रा कैसे सांप्रदायिकता को जस्टिफाई करते हैं, बताते हैं, सांप्रदायिकता के कारण क्या हैं, सांप्रदायिकता के प्रभाव क्या हैं, है ना, कैसे ये जो है लोकतंत्र के लिए घातक है, ये सब प्रश्न होते हैं। फिर क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं, क्षेत्रवाद के कुछ विशेषताएं, कुछ बुक्स, ये सब पूछ ली जाती हैं। फिर नृजातीय विविधता, एथनिक डाइवर्सिटी, एथनिसिटी होती क्या है, पहली बात तो जो एथनिसिटी है बेसिकली ये जो समाज का कोई एक वर्ग समाज की मूल धारा के विपरीत अगर कुछ अलग स्टाइल में, अलग तरीके से अपनी जीवन शैली को जीता है तो उसे एथनिक ग्रुप कहा जाता है। आमतौर पर लोगों के मन में जब एथनिक समुदाय आते हैं तो आमतौर पर जनजातियां वगैरह ही आ जाती हैं, लेकिन ऐसा संपूर्ण रूप से सही नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे, अब जैसे गरीबी कहते क्या हैं, गरीबी के समय दर क्या है, महिलाओं में गरीबी क्या है, पुरुषों में गरीबी कैसी है, शहर वाइज कभी कभी आंकड़ा पूछ लिया जाता है, ये सब चीज़ें। उसके तरफ बेरोजगारी को कैसे जस्टिफाई करें, बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं, है ना, स्थिति क्या है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर नवीं यूनिट में मित्रों, इसमें भारत में ग्रामीण समाज, तो जाति व्यवस्था के बारे में यहाँ प्रश्न फिर पूछा गया है कि जो है यूनिट में जोड़ा गया है कि जाति व्यवस्था का स्वरूप कैसा है ना, वो सब चीज़ें, जाति व्यवस्था से जुड़े कोट्स, कमेंट, बुक्स, डेफिनेशंस, वो सब पूछी जाएंगी। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वगैरह के बारे में। जजमानी प्रथा भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का ही परिणाम है, तो वो चीज़ें जजमानी व्यवस्था में विलियम वाइजर का, है ना, ये सब का जो अपना जो काम है, वर्क है समाजशास्त्र में, उसको देखा जाता है। फिर कृषक संबंध, पीजेंट रिलेशन, कृषक संबंधों पर अगर आप डेनियल थार्नर को ले लें, राधा कमल मुखर्जी को ले लें, AR देसाई को ले लें, इन सब लोगों ने जो कृषक संबंधों पर जो राय रखी है, कृषक असंतोष के जैसे टॉपिक हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। फिर उत्पादन के साधन, चूँकि भारतीय जो है ग्रामीण संरचना में पूछा है, तो उत्पादन के साधनों का स्वरूप जैसे हमारे यहाँ परंपरागत रहा है, इसमें हरित क्रांति से जुड़ा भी प्रश्न हो सकता है। फिर पंचायती राज से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो पंचायती राज से जुड़े ये पूछ लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, महिलाओं को रिजर्वेशन क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके चरण कितने हैं, किसकी अनुशंसा पर ये पास हुआ था, है ना, LM संघवी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता इत्यादि कमेटियाँ, तो ये सब कुछ इसमें बताएंगे। फिर परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास, ये कि ग्रामीण विकास जो है, जैसे इसमें क्या जानना है, तमाम योजनाएं जैसे CDP योजना, डवाकरा, सिट्रा, है ना, आज की टाइम में जो है नवीन 2014 से योजनाएं अगर देखी जाएं तो पहले की योजनाओं में काम के बदले अनाज योजना, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आज के टाइम में जो है मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, तमाम स्वास्थ्य की जो योजनाएँ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन फ्लड, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब कुछ।
फिर अन्य मुद्दे हैं जैसे SC ST इन वर्गों का जो सशक्तिकरण कैसे हो, तो संवैधानिक प्रावधान उनके बारे में अनुच्छेद 14 में, 15 में, 17 में, उसके बाद 46 में, उसके बाद 330 में, 332 में, 334 में, 340 में, है ना, 342 में इत्यादि, 342 में, है ना। ये सब कुछ पूछा जाता है कि ऐसे सशक्तिकरण होगा। महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, महिला क्या है, फिर OBC के कैसे जो है OBC के लिए क्या काम है। मैं इसको अपडेटेड भी पढ़ाऊंगा। जैसे जस्टिस रोहिणी कमेटी बनी है OBC में सब कैटेगराइजेशन को लेकर, क्योंकि कुछ जातियां इसमें लाभान्वित हो रही हैं। फिर संवैधानिक प्रावधान जैसा कि मैंने बताया और उनके प्रभाव क्या है वो बताएंगे, और ये भी इसमें काफ़ी इसको डिटेल में बताएंगे कि वेरिएबल एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और बहुत पहले तक। फिर जनसंख्या से जुड़े मुद्दे, जनसंख्या जैसे लिंगानुपात कैसा है, जनसंख्या कितनी है, किसी राज्य विशेष की पूछ सकता है ना। उत्तर प्रदेश के एग्जाम है तो यूपी के संदर्भ में पूछ लेगा। फिर संस्कृति और विकास से जुड़ी बातें, मुद्दे हैं वो पूछे जाएंगे। तो मित्रों इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस की है। अब मैं आप लोगों के सामने अपने जो है कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे कोर्स रिकॉर्डेड होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक होगा, टॉपिक बाय टॉपिक होगा, व्यवस्थित होगा, और उसमें जैसे सिद्धांत हैं, अवधारणा है, परिभाषाएं हैं, बुक्स हैं, ये सब कुछ कवर रहेगा। यानी ये फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि आप कहीं अलग से पढ़ें। जैसे इसमें अलग अलग यूनिट में पर्यावरणीय चीज़ें, जो है जनसांख्यिकी से जुड़ी चीज़ें, ये सब जितना भी मतलब है, वो चाहे वो थ्योरी से जुड़ा हो और चाहे समसामयिकी से जुड़ा हो, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो है कोर्स बहुत ही जो है सस्ता है, फीस मात्र जो है 2500 रुपये है, और आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। हर टॉपिक पर आपको एक वीडियो प्रदान किया जाएगा। जो भी लोग इच्छुक हैं वो हमारे जो है कोर्सेज से आकर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7054161270। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम जो है पर बात कर सकते हैं। आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक बार हम पर विश्वास करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।